अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 611 का लेसन नंबर 5 दैट इज एथिकल स्टैंडर्ड्स। इसे हम एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी हम एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ के आए हैं APA की तरफ से, उसके APA के जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स पर मुश्तमिल हैं। इससे अब आगे कुछ उन्होंने कुछ सिचुएशन बताई हुई हैं जिनके साथ ही एथिकल स्टैंडर्ड्स रिलेट करते हैं, जैसा कि रिजोल्विंग एथिकल इश्यूज, कॉम्पिटेंस, ह्यूमन रिलेशंस, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, असेसमेंट एंड थेरेपी। आगे उन्होंने कहा कि जो भी बंदा जो भी एक साइकोलॉजिस्ट है या कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, चाहे वो APA के साथ कर रहा है या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, उसे APA के एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना लाजमी होता है। रिजोल्विंग एथिकल इश्यूज, अब हम पहले एथिकल इश्यूज के बारे में, एथिकल एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ के आए हैं। अब हमने ये देखना है कि जो भी एथिकल इश्यूज हैं उनको बेसिकली रिजोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिस यूज ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्क। मतलब आप अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट का काम है, उसे कोई मिस यूज कर रहा है तो, या उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन एक्शन लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथिक्स, लॉ, रेगुलेशन और अदर गवर्निंग लीगल अथॉरिटी। अगर कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब इन दिस सिचुएशन साइकोलॉजिस्ट मेक नोन देयर कमिटमेंट टू द एथिक्स कोड एंड द स्टेप्स टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर कोई ऐसा क्लाइंट है, ठीक है, मतलब हम पहले पीछे ये पढ़ के आए हैं कि हम किसी का कोई भी जो डिसऑर्डर है उसके बारे में, जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो किसी का शेयर नहीं करते। लेकिन अगर कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जो आपको बताता है कि ये इम्पल्स जो है वो मुझे इस तरह हार्डली इफेक्ट कर रही है, तो मैं खुद को बर्न कर लूंगा, ठीक है, तो आपको उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसकी फैमिली की केयर के लिए, और उस जगह पर जहाँ वो खुद को बर्न करेगा वहां और लोगों को नुकसान हो सकता है, तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए आपको गवर्नमेंट को, किसी स्टेट को या किसी भी अदारे को ये आगाह करना जरूरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एथिकल कोड और ऑर्गेनाइजेशनल कोड आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो सबसे पहले उन्हें रिजोल्व करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक पर्सन है, अगर कोई एक मतलब क्लाइंट है आपका जिसको, जो कि ये मतलब बीमार है, ठीक है, वो हेल्दी नहीं है और वो कोई भारी मशीन से काम नहीं कर सकता, और वो जिस जहाँ पे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे उसे हैवी मशीन के साथ काम करना पड़ता है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को आगाह करते हैं। और ये नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन उससे कहना शुरू कर दे कि आप अनहेल्दी हैं, अनफिट है, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ कंप्रोमाइज करे ताकि उसकी उसको उसके डिसऑर्डर को सही किया जा सके। रिपोर्टिंग एथिकल वायोलेशंस। रिपोर्टिंग एथिकल वायोलेशंस में कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट है जो आपको आके आपके साथ शेयर करता है कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसे वहां से वो चीजों को स्टॉल कर लेता है, उससे चीजें चुराने की आदत है, मतलब कि वो एक उसके माइंड ऐसा बन गया हुआ है, ठीक है, कि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता, तो आप उसका ट्रीटमेंट करें, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के साथ आप उस ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके डिसऑर्डर से आगाह करें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर उन चीजों को कम करे जिनको वो चुरा चुरा सकता है। अब ये सब कुछ करना उसके लिए सजा नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और एक साइकोलॉजिस्ट मिलकर उसकी इस जो भी उसकी हैबिट है उसको कम करते हैं। रिजोल्विंग एथिकल इश्यूज। रिजोल्विंग एथिकल इश्यूज का जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकंड, इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल वायोलेशन। ठीक है, इसमें वो क्या कहते हैं कि अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो है वो कोई भी वायोलेशन फेस कर रहा है किसी भी दूसरे साइकोलॉजिस्ट से, तो वो उसको रिजोल्व करने की कोशिश करे, और मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसकी टेंशन को बरकरार लाते हुए उससे कोशिश करे कि उसको उसको कॉन्फ्लिक्ट को, जो भी वायोलेशन हो रही है, उसको रिजोल्व करे। और कोई भी अगर इनफॉर्मल रेजोल्यूशन जो है वो अपेयर होती है, तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली, आपका राइट है कि आप उसमें वायोलेट ना करें, ठीक है, जहां पे आपको पता चले कि वायोलेट हो रहा है, तो वहां पे आप उसके उसके अंदर शामिल ना हो। कॉपरेट विद एथिक्स कमिटी। कॉपरेट विद एथिक्स कमिटी में बात करें कि अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट, अगर कहीं भी इन्वेस्टिगेशन होती है, एथिक्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही है APA की तरफ से या किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो साइकोलॉजिस्ट का उसमें कॉपरेट साइकोलॉजिस्ट को उस इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करना चाहिए। और अगर कहीं भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज पर एड्रेस करना आपको पड़ रहा है, तो हम ये पढ़ के आए हैं कि हमें कॉन्फिडेंशियल डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करना, लेकिन अगर आपको कहीं पे एड्रेस करना पड़ रहा है तो आप उनके साथ कॉपरेट करेंगे और ये आपकी वायोलेशन में नहीं आएगा। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर कंप्लेंट्स। इम्प्रॉपर कंप्लेंट्स में क्या होता है, ये ऊपर चला गया ज्यादा, नहीं किधर है,
इम्प्रॉपर कंप्लेंट्स। इसमें उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अगर कहीं पे भी मतलब किसी भी इंडिविजुअल की कोई कंप्लेन आती है, साइकोलॉजिस्ट शुड नॉट फाइल और इनकरेज द फाइलिंग ऑफ एथिक्स, ये ऊपर चला गया था। Psychologists should not file or encourage the filing filing of ethics complaints that are made with reckless disregard for or willful ignorance of facts that would disprove the allegation। मगर अगर आप किसी की थेरेपी पर आप मतलब के या कोई भी डिग्री पर कोई भी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके साथ कोई को वर्कर है, आप उसकी जो भी वो थेरेपी कर रहा है उस पर आप क्लेम करना चाह रहे हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा, या कोई भी अगर आपके साथ को वर्कर है उसको आपको लगता है कि इसकी डिग्री जो है वो इलीगल नहीं है, आप उस पर क्लेम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास पहले प्रूफ होना जरूरी है, ठीक है। आप प्रूफ के बिना जाके बात कर देंगे और बाद में बात गलत साबित हो तो उस इंसान के लिए भी वो मसला मसला बन जाएगा, एक प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए अगर आपने किसी की थेरेपी पर किसी भी चीज पर क्लेम करना है तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कंप्लेंट्स एंड रेस्पोंडेंट्स। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, उन्हें अगर किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी कंप्लेन मिलती है, अगर किसी इंडिविजुअल के आपके पास कोई कंप्लेन आई है, तो आप जब तक वो कंप्लेन प्रूव नहीं हो सकती, आप उस इंसान की उस इंडिविजुअल का कहीं भी कोई एडमिशन हो रहा है या कोई भी एकेडमिक या कोई भी दूसरे प्रोग्राम से या कोई भी प्रमोशन है उसे नहीं रोक सकते, ठीक है। मतलब आप कंप्लेन आए उसकी बेस पे आप उसकी प्रमोशन वगैरह या कुछ भी रोक दें, बाद में वो कंप्लेन गलत साबित हो, तो इसलिए जब तक वो प्रूव नहीं हो जाएगी आप इन चीजों पे इन चीजों में मतलब उसके लिए हर्डल्स पैदा नहीं कर सकते। कंपिटेंस। मैं जितना हो सकता है आप लोगों को शार्ट ब्रीफ करके कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। कॉम्पिटेंस में उन्होंने बाउंड्रीज ऑफ कॉम्पिटेंस की बात की है। इसमें उन्होंने कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर साइकोलॉजिस्ट टू बी कॉम्पिटेंट इन ऑल एरियाज। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो तमाम एरियाज में एक्सपर्ट हूँ, और आप अगर खुद को ऐसे पोर्ट्रेट करवाते भी हैं कि आपको तमाम एरियाज में एक्सपर्टीज हासिल हो, तो ये भी एक अनएथिकल अटेम्प्ट है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इमरजेंस। अगर कहीं पे भी उन्होंने कहा है कि कोई भी इमरजेंसी नाफज हो जाती है, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसे हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अगर कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो वहाँ पे वो शॉर्टेज है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जाकर उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं, मतलब उन्हें आप बता सकते हैं उन पेशेंट्स को जाके प्रॉपर, मतलब उन पेशेंट्स को डिफरेंट चीजों के बारे में आगाह तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की तरह उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते, तो कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन आपको थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए उनकी जगह पे काम करते हैं और बाद में शॉर्टेज को पूरा कर लिया जाता है। मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस। उन्होंने कहा कि अब इस कॉम्पिटेंस को मेंटेन कैसे रखना है, इसलिए क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डेवलपमेंट करते हैं और मेंटेन रखते हैं अपनी उस कॉम्पिटेंस के लिए कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, उसको डेवलप और मेंटेन रखने करने की कोशिश करते रहते हैं। बेसिस फॉर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल जजमेंट्स। जब भी साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं उसके लिए उन्हें प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, डिसिप्लिन का। फॉर एग्जांपल आपको ये देखना होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे किस किस्म की रिसर्चेज हो रही हैं, किस डोमेन में हो रही हैं, आप उसके जो भी न्यू ब्लॉग्स पोस्ट होते हैं उनको स्टडी करते रहते हैं, तो जो भी न्यू स्टडी होती है साथ साथ आती है आप उसको उसके बारे में आगाह रहते हैं। डेलीगेशन ऑफ वर्क टू अदर्स। डेलीगेशन ऑफ वर्क टू अदर्स, उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पे भी आपको किसी को कोई ड्यूटी सौंपनी है, ठीक है, कोई भी टास्क आपने उसे देना, तो आप पहले उसके बारे में देख लेंगे कि उसे किस चीज में एक्सपीरियंस हासिल है, ठीक है। अगर आप किसी भी इंसान को कोई टास्क दे रहे हैं तो वो आप उसकी एक्सपीरियंस ट्रेनिंग और एजुकेशन की बेस पर देंगे, अगर इंसान को वो आता ही नहीं होगा तो आप उसे वो टास्क नहीं दे सकते। पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर उन्होंने कहा कि जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो कोई भी उसे खुद एक पर्सनल कोई प्रॉब्लम है और वो इंटरफेयर कर रही है उसके परफॉर्मेंस पर, तो आप वो जाके परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, बल्कि आप उस थोड़े लम्हे के लिए या अपनी जो ड्यूटी है उसको लिमिट सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकते हैं। ह्यूमन रिलेशंस में नेक्स्ट बात हो रही है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन की, कि जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जब वो अपने क्लाइंट के साथ एंगेज कर रहे होते हैं तो आप उसको एज, जेंडर, रेस, कल्चर या स्टेटस की बेस पर उसके साथ एंगेज नहीं कर सकते, अनफेयर नहीं कर सकते। मल्टीपल रिलेशनशिप्स। जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं एक से ज्यादा रिलेशनशिप उनका क्लाइंट के साथ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर विद इन द फैमिली आप एक ही पर्सन को ट्रीट करेंगे, तमाम फैमिली के मेंबर्स को नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये इंटरफेयर करेगा। अगर कोई भी मतलब कि एक माँ है वो आके कहती है कि मुझे अपनी बेटी का भी थेरेपी करवानी है, बेटे की भी करवानी है, तो आप बेटी की करेंगे या किस बेटे की करेंगे, दूसरे को किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देंगे। सेक्सुअल हेरासमेंट। कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं और वो फेक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना जरूरी है। अवॉइडिंग हार्म। आप साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसी को पीपल को जो है वो हार्म नहीं दे सकते, अगर कहीं ज्यादा जरूरत होती भी है तो आप बहुत कम से कम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को हार्म दिया जाए।
इनफॉर्म्ड कॉन्सेंट, इसमें उन्होंने कहा कि जो भी साइकोलॉजिस्ट कोई भी रिसर्च को या असेसमेंट, थेरेपी, काउंसलिंग या कंसल्टिंग को कंडक्ट करते हैं, तो वो इंडिविजुअल से पहले इनफॉर्म कंसेंट हासिल कर लें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बात हो रही है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग ऑन अ प्रोफेशनल रोल व्हेन पर्सनल, साइंटिफिक, पर्सनल, लीगल, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट कुड reasonably be expected to impair their objectivity, competence or effectiveness in performing their duties or expose the person और ऑर्गेनाइजेशन टू हार्म और एक्सप्लोटेशन। तो इससे अवॉइड करना है जो भी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी में भी आपकी इस परफॉर्मेंस से हार्म हो रहा है। थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट और सर्विसेज, थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज में वो बात करेंगे अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो एग्री होता है कोई सर्विस प्रोवाइड करने की किसी भी शख्स को, तो दे शुड अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, उसे पहले अपने तमाम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई करना है। थ्योरी की जो भी थेरेपी वो करने जा रहा है उसके आउटकम्स को पहले जानना है कि क्या आउटकम्स होंगे और उसके बारे में वो उस क्लाइंट्स को आगाह करेंगे पहले। ह्यूमन रिलेशंस में ऊपर लेकर जाते हैं, ह्यूमन रिलेशंस में एक्सप्लोटेटिव रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। यहाँ पे psychologists do not exploit persons over whom they have supervisory, evaluate or other authorities such as client, patient, student, supervisors, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब आप किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, कोई भी आपका स्टूडेंट है जो सुपरवाइजर जिस पर भी आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि कॉपरेशन विद अदर प्रोफेशनल, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, वो किसी क्लाइंट के साथ ट्रीट कर रहा है, थेरेपी कर रहा है उसकी, तो वो दूसरे प्रोफेशनल से कॉपरेट कर सकते हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। इंटरप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज, कोई साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज को कुछ फैक्टर्स अगर इंटरप्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि साइकोलॉजिस्ट इलनेस, डेथ, अनअवेलेबिलिटी, रेलोकेशन, इस तरह की कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल सर्विसेज को अफेक्ट कर सकती हैं, इंटरप्रेट कर सकती हैं। साइकोलॉजिकल सर्विसेज डिलीवर्ड टू और थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वो बात करें कि मतलब कोई भी आप अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई एक साइकोलॉजिस्ट है, उसे पता है कि उसकी रिटायरमेंट होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ में, और उसके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसका ट्रीटमेंट 6 मंथ के लिए चलेगा, तो वो उसे पहले बताएगा कि मैं आपका ये ट्रीटमेंट 3 मंथ तक कर पाऊंगा, उसके बाद मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो नेक्स्ट 3 मंथ आपको किसी और क्लाइंट के पास रेफर किया, सॉरी किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास या कोई भी जो भी थेरेपिस्ट है उसके पास रेफर किया जाएगा। आप उसे पहले बताएंगे, अगर वो एग्री होगा तो आप उसकी थेरेपी करेंगे, वरना आप उसको लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आगे उन्होंने कुछ चीजें बताई हुई हैं जो कि इसके सर्विसेज के इश्यूज में आती है, जैसा कि नेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विसेज, सर्विस क्या ऑब्जेक्टिव्स है, रेसिपेंट्स की क्या इंटेंडेड है, और कौन क्लाइंट है, मतलब किस आप स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की थेरेपी कर रहे हैं या किस टाइप का पेशेंट है आपके। साइकोलॉजिस्ट के रिलेशनशिप्स हर एक इंसान के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके बाद यूज ऑफ सर्विसेज जो कि आप प्रोवाइड करते हैं, और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं। लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन ऑफ सच सर्विसेज टू अप्रोप्रिएट पर्सन। लास्ट पे जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है कि कोई किसी भी इंडिविजुअल का या ग्रुप पे अगर कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंशियल डाटा को किसी के साथ शेयर करना जरूरी है, तो आप पहले उस ग्रुप को या इंडिविजुअल से ये बात डिस्कस करेंगे, अगर वो अलाउ करेगा तो आप उसको शेयर करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मतलब आप करना चाह रहे हैं तो आप पहले उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेसन नंबर 5 था, कंसेप्चुअल सा है, कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश किया, फिर भी कुछ समझ नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।